students, I welcome you all to Pradis Institute of Education. This is your biology ma'am, Dr. Garima Singh, and today we will be discussing science for term 2 examination. You already know the chapter's name. The chapter which we are currently studying together is how do organisms reproduce. And what we will be learning today? आज हम क्या पढ़ने वाले? We will be talking about the female reproductive system. देखो, लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, राइट? सो वी ऑलरेडी नो कि कौन से मेल ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से मेल गैमेट बनता है, कैसा दिखता है, एंड यू नो कि ह्यूमंस क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है बेटा तो क्या चाहिए हमें? एक फीमेल गैमेट भी चाहिए, क्योंकि अनटिल अनलेस दो गैमेट्स नहीं होंगे, दोनों के अंदर हाफ एंड हाफ कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, वो दो सेट्स आकर कंबाइन नहीं करेंगे, एक जाइगोट नहीं बनेगा, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा और एक कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर हमारी नीड है. ठीक है, तो इस कारण से हम क्या देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं, वो फीमेल गैमेट कहाँ बनता है और कैसे ऐसा हो पाता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हों, जाइगोट बने और फिर वो जाइगोट डिवाइड होकर पहले एम्ब्रियो, फिर फीटस और फाइनली एक बेबी की तरह बर्थ ले. So on that note, we will be starting our today's lecture. Firstly, we will be understanding the various parts of female reproductive system. देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की जब आप बात करोगे ना, ध्यान क्या रखना है कि ये जो सिस्टम है पूरा, इसमें जो मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं ओवरीज, और ओवरीज फीमेल में अब्डोमिनल कैविटी में पेल्विक रीजन के पास ही होती हैं. इनमें ऐसा नहीं होता कि ये बाहर हैं बॉडी के, तो स्क्रॉटल सैक वगैरह जैसी चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती. बॉडी के अंदर ही आपको अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक रीजन में आपको ओवरीज मिलेंगी. दो ओवरीज हैं हमारे पास, और इन दो ओवरीज के अलावा हमारे पास होती हैं दो फैलोपियन ट्यूब्स, जिन्हें हम ओविडक्ट भी कहते हैं. तो डायग्राम देखते जाएंगे, हमें चीज़ जल्दी क्लियर होगी. तो ये हैं हमारी दो ओवरीज. इन दो ओवरीज से यहाँ से देखो आपको दिखाई दे रहा है कुछ पतला सा ट्रैक्ट जैसा हिस्सा, कुछ डक्ट जैसा हिस्सा, इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट. अब ये ओविडक्ट इस पार्ट से कनेक्टेड है. ये पार्ट क्या है? दिस पार्ट इज एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर. ये उल्टे नाशपति जैसे दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो यूट्रस. ठीक है, इसे आप कहते हो यूट्रस, और इसी को हम कहते हैं फीमेल वूम्ब या मदर्स वूम्ब. तो मदर की बॉडी में जो वूम्ब होता है, जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, दिस इज दैट पर्टिकुलर रीजन. यहीं पर चाइल्ड का डेवलपमेंट होने वाला है. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द यूट्रस. यूट्रस का आप देखोगे ना, तो यूट्रस जहाँ पर आपको काफ़ी पतला दिखाई देगा, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यूट्रस काफ़ी नैरो हो गया है, यूट्रस का एंड है, इस एंड वाले पोर्शन को यूट्रस के हम कहते हैं सर्विक्स. सो दिस इज दी सर्विक्स, एंड आफ्टर सर्विक्स what you can see again a hollow cylindrical sort of a structure, and this structure is the vagina. Now vagina in females will represent the female external genitalia. तो ये हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का पार्ट है. ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू पीनस नीड्स टू बी इंसर्टेड. तो पीनस जहाँ से इंसर्ट होनी है, दिस इज दैट ओपनिंग. एंड वेयर विल यू फाइंड दिस ओपनिंग? इन द फीमेल बॉडी. ठीक है, तो ओपनिंग है, इसीलिए बाहर की तरफ इसका कनेक्शन है. तो यहाँ से आपको वेजाइना मिलेगी, देन यू विल हैव सर्विक्स, ये इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर जो कि है यूट्रस, देन यू विल हैव टू फैलोपियन ट्यूब्स एंड टू ओवरीज. सो दिस इज हाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जैक्टली लुक्स लाइक. ठीक है, इस तरीके से एग्जैक्टली ये दिखता है. अब डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% डायग्राम आते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम से यू शुड बी वेरी क्लियर विथ. देन अगर हम इसमें बात करेंगे ना, तो हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे सिस्टम को करनी है, दैट इज़ टू प्रिपेयर द फीमेल जर्म सेल, दैट इज़ द फीमेल गैमेट. और फीमेल गैमेट को आप क्या बुलाते हो? फीमेल गैमेट को बेटा हम बुलाते हैं एग्स. ठीक है, फीमेल गैमेट को हम बुलाते हैं एग्स. एग्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम एग में प्रेजेंट होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म में प्रेजेंट होगा. मिक्स करेंगे, टू सेट यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वापस आ जाएगा. तो फीमेल जर्म सेल्स को हम एग्स कहते हैं. कहाँ बनते हैं? ओवरीज के अंदर बनते हैं. और ओवरी का इसके अलावा एक काम और है, जैसे टेस्टिस का एक काम और था. एंड द अदर फंक्शन ऑफ द ओवरी इज टू मेक द फीमेल हॉर्मोन्स. फीमेल हॉर्मोन्स कौन से हैं? फीमेल हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. तो दो हॉर्मोन्स बनाएगी आपकी ओवरी, एक है ईस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरॉन, और साथ में बनाएगी फीमेल गैमेट विच इज़ दी एग. तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से फीमेल हार्मोन बनाने हैं इनको. फीमेल हार्मोन में इनको ईस्ट्रोजन भी बनाना है बच्चा, और इनको बनाना है प्रोजेस्टेरॉन. अब आप मुझसे पूछ सकते हो ना कि मैम दो हार्मोन क्यों हैं? इन दो हार्मोन्स के क्या काम है?
अलग अलग 2 हार्मोन्स की क्या ज़रूरत है? तो ईस्ट्रोजन की ज़रूरत है ताकि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन हो सके, हमारी बॉडी में फीमेल गैमेट बन सके, हम फीमेल जैसा अपीयरेंस पा सकें। और प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके, ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके, चाइल्ड बर्थ हो सके। तो प्रेगनेंसी हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस का काम करता है। ईस्ट्रोजन का काम है सारे फीमेल कैरेक्टर्स का ध्यान रखना, गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करना। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनने हमें बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। इनने आपको एक चीज़ बताई, इनने कहा कि आपको मालूम है क्या, जब एक फीमेल चाइल्ड, मतलब जब एक फीमेल चाइल्ड अपनी मम्मी की वूम्ब में थी, मतलब जब उसका बर्थ भी नहीं हुआ था, उसकी प्रीनेटल कंडीशन की बात हो रही है, उसकी बॉडी में जब उसका बर्थ भी नहीं हुआ है, उसका डेवलपमेंट ही हो रहा है अंदर ही अंदर मम्मी के अंदर, तभी उसकी ओवरीज में बहुत सारे एग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे इमेच्योर एग्स उसी टाइम पे बन जाते हैं, उसके बर्थ से पहले ही। और ये एग्स हमेशा अरेस्टेड रहते हैं, इमेच्योर स्टेट में ही रहते हैं। जब ये बच्चे का बर्थ होता है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। ये एग्स का नंबर आपके बर्थ के बाद कभी बढ़ता नहीं है, इनफैक्ट कम होते रहते हैं। जब आप प्यूबर्टी पे पहुंचते हो, जब वो फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी पे पहुंचती है, तब जाकर उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो ओवरी पे जाके काम करता है, और उसके कारण हर मंथ ओवरी में से एक एक एग मैच्योर होना स्टार्ट करता है। ओवरी में से एक एक एग मैच्योर होना स्टार्ट करता है। ये कब होगा? प्यूबर्टी की एज में। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी लड़की का बर्थ हुआ है, उसकी ओवरीज में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स हैं। बर्थ से पहले ही एग्स प्रेजेंट हैं उसकी ओवरीज में। तो जब उसका बर्थ होगा तो वो ऑलरेडी इन एग्स के साथ पैदा होगी, ठीक है गाइस, इनके साथ पैदा होगी। जैसे ही प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, इनमें से कुछ एग्स मैच्योर होना स्टार्ट करेंगे। 2 ओवरीज हैं, 2 ओवरी में से हर मंथ एक ओवरी में से एक एग मैच्योर होके रिलीज होता है, वो भी ऑल्टरनेट, कि एक बार इससे, दूसरी बार इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो ऐसे ऑल्टरनेट हर मंथ एक एक ओवरी से एक एग मैच्योर होना स्टार्ट होगा। तो 1 egg इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवरीज। तो 2 ओवरी में से एक ओवरी महीने में एक बार, 1 in a month, एक एग प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो एग है ना, जो ओवरी से प्रोड्यूस हुआ, ये एग इमोटाइल है, इसको मूव करते नहीं आता। तो इस एग को जैसे ही ओवरी से रिलीज किया जाता है, इसको वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, ध्यान देना इस पिक्चर पे। इसमें बेटा यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको फैलोपियन ट्यूब में दिखेंगे, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम होता है कि इस एग को, इस सिंगल सेल को कैच करें, और फिर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो इन सीलिया का काम होता है कि इस एग को धक्का दे देकर आगे भेजें। सो दे विल बी पुशिंग दिस एग फॉरवर्ड, ठीक है, दे विल बी पुशिंग दिस एग फॉरवर्ड। अब ये एग इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये क्या रीजन है? ये रीजन है फैलोपियन ट्यूब का ही। फैलोपियन ट्यूब का ये रीजन कहलाता है एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन। तो फैलोपियन ट्यूब की इन चीज़ों का नाम होता है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सबका नाम याद रखें, बस हम इतना याद रख सकते हैं कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे हैं। और चलो नाम तो बता ही देती हूँ, इसका नाम है इन्फंडिबुलम, फनल शेप का स्ट्रक्चर है इसीलिए इन्फंडिबुलम बुलाओगे आप। फिर उसके बाद है आपके पास एम्प्यूला और इस्थमिस। तो ये एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन है। तो जहाँ एम्प्यूला और इस्थमिस मिल रहे हैं, वहाँ पर ये एग पहुँचा दिया जाता है। एक बार ये यहाँ पहुँच जाएगा ना, देन दिस एग इज गोना वेट देयर। ये एग वहाँ पर इंतज़ार करेगा। हर मंथ एक एग वेट करता है इस चीज़ का कि हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है मेल गैमेट बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, हो सकता है स्पर्म उसे मिल जाए और ये दोनों मिलकर फ्यूज़ हो सकें, जाइगोट बना सकें। सो दिस इज़ गोइंग टू वेट देयर एवरी मंथ। तो हर मंथ ये रिलीज़ होगा, एक दिन प्रॉपर वेट करेगा, एक दिन प्रॉपर वेट करेगा कि हो सकता है शायद स्पर्म आ जाए। अगर इस ऑर्गेनिज्म ने, इस फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया है, सीमेन इनकी बॉडी में रिलीज़ हुआ था, स्पर्म इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो क्या होगा, वो स्पर्म यहाँ से स्विम कर करके ऊपर पहुँचेगा और इतने सारे स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म तो वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। अगर कोई एक स्पर्म वहाँ तक पहुँच जाएगा तो आप देखोगे कि उसका और इस स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, एग के न्यूक्लियस का और स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, दोनों के न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं और दोनों सेल्स कंबाइन होकर एक नया सेल बना रहे हैं जिसे आप कहते हो जाइगोट।
जिसे आप कहते हो जाइगोट। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे, और जब कंबाइन होंगे तो आपके पास एक नया सेल बनेगा जो कहलाएगा जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होता है बेटा? ये जाइगोट होता है फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ये जाइगोट होता है पहला सेल अगली जनरेशन का। मतलब यही जाइगोट डेवलप होके पूरा बेबी बनाएगा, यही जाइगोट डेवलप होके पूरा बेबी बनाएगा। सो एवरीथिंग विल बी हैपनिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी। फ्यूजन भी बॉडी के अंदर होगा, बेबी का डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चाइल्ड बर्थ है वो करने के लिए जो केपेबल हैं वो सिर्फ फीमेल्स हैं। मेल्स चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड की डिलीवरी नहीं करा पाते हैं, उनकी बॉडी में यूट्रस नहीं है, उनकी बॉडी में बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड भी फीमेल बॉडी की से होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से देखी। अब देखो, इनने आपको यहाँ पे यही कहा कि द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और अ फैलोपियन ट्यूब। द टू ओविडक्ट्स unite together into an elastic bag-like structure which is called the uterus। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस में जाके दोनों ओविडक्ट कंबाइन हो जाएंगे। तो ये तो हमें दिख ही रहा है, दोनों जाकर यहाँ कंबाइन हो गए, इसको इनने इलास्टिक बैग कहा है। ठीक है, ये है यूट्रस। अब इसके अलावा क्या? इसके अलावा हमने देखा अभी फर्टिलाइजेशन, हमने देखा कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया था, इफ़ दे वर सेक्सुअली एक्टिव, फिजिकल रिलेशनशिप में थे, स्पर्म इनकी बॉडी के अंदर आ चुका था, तो ये स्पर्म एंटर करेगा, वेजाइनल पैसेज के थ्रू जाएगा और ट्रैवल करेगा अपवर्ड्स, ओविडक्ट तक पहुंचेगा, जहां पर इसको एग मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब टाइमिंग सेम हो। जब फीमेल बॉडी में एग रिलीज हुआ था उसी टाइम पर अगर ये सेक्सुअली एक्टिव थे, उसी टाइम पर अगर स्पर्म एंटर करेगा तो ये दोनों गैमेट मिलेंगे, क्योंकि हर टाइम तो नहीं है एग वहाँ पर, मंथ में एक ही बार रिलीज हो रहा है, एक ही दिन के लिए वहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए दोनों का टाइम सिंक्रोनाइज्ड होना जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस दोनों का टाइमिंग सेम नहीं है, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग बनेगा बच्चा, जिसे आप जाइगोट बुला रहे हो, ये जाइगोट क्या करेगा? ये जाइगोट अब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर आप देखोगे कि इसका साइज नहीं इंक्रीज होता। अगर इस साइज का जाइगोट था तो साइज इसका यही रहने वाला है, बट इसके अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होगा पहले, फिर फर्दर उसमें 2 से 4 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 4 से 8 में। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? बाहर से सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, बट नंबर ऑफ सेल काउंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, तो 16 से 32, 32 से 64। तो इस तरीके से सेल काउंट इंक्रीज होता है। जब एक सिंगल सेल था तब तक हम इसे जाइगोट बुला रहे थे, और जैसे जैसे इसमें डिवीजन होने लगा ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगे। अब हम जब ये ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि इसमें 32 से 64 के सेल्स के बीच के सेल्स प्रेजेंट है, तो हम इसको बुलाएंगे क्या? तो हम इसको बुलाएंगे हमारा एम्ब्रियो। तो इसको हम बुलाएंगे अपना एम्ब्रियो। तो देखो, सिंगल सेल था पहले, फिर 2 हुए, 4, फिर हुए 8, 16, 32। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हाँ 32 सेल्स वाली कंडीशन आ चुकी है, 64 सेल्स बनने लगे हैं, तब से फिर ये एम्ब्रियो कहलाने लगेगा। फिर इस एम्ब्रियो को यहाँ से यूट्रस के थ्रू आगे भेजा जाएगा। तो देखना, ये एग रिलीज हो रहा है, अगर स्पर्म वहाँ तक पहुँचा था तो ये स्पर्म यहाँ से जा रहा है बच्चों, स्पर्म इसके साथ मिला, जाइगोट बना। अब ये देखो, बॉल ऑफ सेल बनके यहाँ पर आकर अटैच होना चाह रहे हैं, बॉल ऑफ सेल्स बनके यहाँ जाकर अटैच होना चाह रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि हाँ एग रिलीज हुआ, मेल गैमेट कंबाइन हुआ, उससे मेल गैमेट से कॉम्बिनेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट ने अपना सेल काउंट इंक्रीज किया, अपने सेल्स बढ़ाता गया वो, और बढ़ते बढ़ते जब वो एक बॉल ऑफ सेल बन गया जिसमें लगभग 64 सेल्स प्रेजेंट थे, तब वो यहाँ पर आकर यूट्रस में अटैच हो रहा है, यूट्रस में अटैच हो रहा है। यूट्रस में जब कोई चीज़ अटैच होती है ना, तो इस चीज़ को आप कहते हो इम्प्लांटेशन। क्या बुलाते हो आप इस चीज़ को बुलाते हो एज इम्प्लांटेशन। तो ये जो हमारा एम्ब्रियो है, जब ये यूट्रस में अटैच होगा, ये बॉल ऑफ सेल्स, तो ये वाली चीज़ कहलाएगी फिर इम्प्लांटेशन। और एक बार अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो हम कहते हैं द फीमेल इज नाउ प्रेग्नेंट। तो हम कहते हैं द फीमेल इज नाउ प्रेग्नेंट। अब ये इम्प्लांट हो कहाँ रहा है? यूट्रस में। तो यूट्रस में कैसे इम्प्लांट हो रहा है मैम?
बेटा यूट्रस में पता है क्यों इम्प्लांट हो रहा है? क्योंकि ये जो आपका यूट्रस है ना, ये जो आपका यूट्रस है, आप अगर अपने इस यूट्रस को देखोगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी, और वो क्या रियलाइज़ होगी कि ये जो यूट्रस है इसके अंदर खुद की कुछ वॉल्स होती हैं, ठीक है, यूट्रस की खुद की कुछ वॉल्स होती हैं। अब ये वॉल्स क्या है मैम? देखो भैया, सबसे बाहर वाली जो वॉल है, सबसे बाहर वाली जो यूट्रस की वॉल है, इसे आप कहते हो पेरीमेट्रियम, इसे आप बुलाते हो पेरीमेट्रियम। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन करती है अंदर की लेयर्स को, अंदर जब वो बेबी बन रहा होगा उस सब चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है पेरीमेट्रियम। इसके अलावा इसमें एक सेकेंड लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग, ये जो सेकेंड लेयर है या सेकेंड लाइनिंग है, इसको हम कहते हैं बच्चों मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और ये जो मायोमेट्रियम है ना, इसमें ये वर्ड मायो का मतलब होता है मसल्स, मायो का मतलब होता है मसल्स, तो इसके बाद है मायोमेट्रियम, मतलब यहाँ पर बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट है। और ये वाली मसल्स बाद में जब बच्चे को डिलीवर करना होगा उस टाइम पे रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और रैपिड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण बच्चे को फेंक देंगी, एक्सपेल आउट कर देंगी, और बच्चा कहाँ से बाहर निकल के आएगा? इसी ओपनिंग से जिसे आप कहते हो वेजाइना। तो बच्चा यहाँ से सर्विक्स और वेजाइना की हेल्प से बाहर आएगा। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा यहाँ सर्विक्स और वेजाइना से बाहर आएगा, इसीलिए हम सर्विक्स और वेजाइना को साथ में बर्थ कैनाल भी कहते हैं, इसीलिए हम सर्विक्स और वेजाइना को साथ में बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो वही सर्विक्स जो यूट्रस का एंड वाला पोर्शन था, सबसे छोटा वाला पोर्शन, और फिर यही वही वेजाइना जिसके थ्रू पीनस एंटर किया था ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर पाते ये लोग, ताकि स्पर्म एंटर हो पाता। इसी वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू बच्चा की डिलीवरी होगी बाद में, ठीक है, बाद में बच्चे की डिलीवरी होगी। तो ये मायोमेट्रियम का काम होगा उस टाइम पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर करके बेबी को एक्सपेल आउट करा दे। अब ये जो थर्ड लाइनिंग आप देख रहे हो सबसे अंदर की, ये सबसे अंदर वाली लाइनिंग आप देख रहे हो ना, इस वाली लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स, इस वाली लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। और इस वाली लाइनिंग को, इस अंदर वाली लाइनिंग को हम बुलाते हैं एज एंडोमेट्रियम। क्या बुलाते हैं? एंडोमेट्रियम। सो सबसे इनर लाइनिंग जो यूट्रस की है इसका नाम है एंडोमेट्रियम, एंड इट इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स। इसमें बहुत बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं। जब वो बॉल ऑफ सेल्स यहाँ पे आता है ना, तो वो बॉल ऑफ सेल्स अपने आप को इन ब्लड वेसल्स के अंदर अटैच करता है। तो बच्चे की बॉडी में वो बच्चा जो बनने वाला है उसके सेल्स के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, और वो ब्लड वेसल्स में आकर ऐसे अटैच हो जाता है, ब्लड वेसल्स में आकर ऐसे अपने आप को अटैच कर लेता है। इसी चीज़ को हम इम्प्लांटेशन बुला रहे हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम इम्प्लांटेशन बुला रहे हैं। तो ये वाला डायग्राम देखो, देखो, तो यहाँ से रिलीज हुआ था फीमेल गैमेट, मेल गैमेट अगर मिला उसको तो फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ होने के बाद पहले जाइगोट बना, फिर जाइगोट ने डिवाइड करके 2 सेल स्टेज बनाई, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर उसके बाद जब वो 64 सेल वाली कंडीशन में आया तब जाके वो यहाँ यूट्रस की लाइनिंग में अटैच हो रहा है। जब अटैच होता है तो इसी चीज़ को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, इसी चीज़ को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब यही चीज़ हमने यहाँ देखनी है कि जो एम्ब्रियो था उसको सारा का सारा नरिशमेंट मदर की ब्लड से ही मिलने वाला है, ठीक है, इसीलिए वो मदर की ब्लड वेसल से जाकर अटैच हो रहा है। तो एक छोटा सा इमेज बनाते हैं ताकि ये चीज़ समझ पाएँ। तो ये अगर हमारी बेटा यूट्रस की लाइनिंग थी ब्लड वेसल्स वाली, सबसे अंदर वाली लाइनिंग, ठीक है, एंडोमेट्रियम वाली, तो जब वो बेबी के सेल्स आएंगे ना, बॉल ऑफ सेल्स, तो कुछ इस तरीके से आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये मदर की ब्लड वेसल्स है, ये बेबी है, ग्रो होगा इसके अंदर, तो ये बॉल ऑफ सेल है वो, ठीक है। तो ये मदर की ब्लड से इसको सारा नरिशमेंट चाहिए, तो इसका जो भी कॉन्टैक्ट होना है, जो भी इसको फूड चाहिए, जो भी ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ इसको मदर के ब्लड के थ्रू मिलेगी। और कैसे मिलेगी? क्योंकि इसके सेल्स के बीच में और मदर के ब्लड सेल्स के बीच में एक प्रॉपर टिश्यू बन रहा है, एक प्रॉपर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो टिश्यू है इसे आप कहते हो स्पेशल डिस्क शेप टिश्यू, और इसे हम बुलाते हैं प्लेसेंटा। क्या बुलाएंगे इसे हम? इसे हम बुलाएंगे प्लेसेंटा, ठीक है। तो अभी तक मैम ने क्या बोला? मैम ने कहा कि भैया एक बार फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हो जाए, फिर वो जाइगोट डिवाइड करता है, बॉल ऑफ सेल्स बनाता है। ये बॉल ऑफ सेल्स ट्रैवल करते करते यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग एंडोमेट्रियम तक पहुंचते हैं। एंडोमेट्रियम में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में और इस बॉल के बीच में एक कनेक्शन बनता है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं स्पेशल टिश्यू, जिसे हम बुला रहे हैं प्लेसेंटा।
अब इसी प्लासेंटा के थ्रू इस प्लासेंटा में मदर की ब्लड वेसल्स है ना, तो इसी प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को जो जो चीज़ें चाहिए हम सब सप्लाई करेंगे। तो बच्चे को जितना भी ग्लूकोज चाहिए, जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ मदर की बॉडी से सप्लाई किया जाएगा। और अब क्यों सप्लाई कर रहे हो पता है? क्योंकि उसको ग्रो करना है, डेवलप होना है, और उसके पास खुद के लिए लंग्स नहीं है, खुद के लिए माउथ नहीं है, अभी उसके पास कुछ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, तो वो अपने लिए कुछ भी प्रिपेयर तो कर नहीं पा रहा, खुद के लिए वो कुछ कर तो पा नहीं रहा है, तो मदर पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। तो उसे मदर की ब्लड से ही सब कुछ रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए ये जो स्पेशल डिस्क शेप टिश्यू है ना, जो यूट्राइन वॉल में क्रिएट हुआ है, इसमें बच्चे के साइड पर आपको विल्लाई दिखेंगे। तो ये जो आपको बच्चे के साइड पर प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम विल्लाई कहते हैं। ये विल्लाई क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदर की ब्लड वेसल्स इसके अंदर जाकर अटैच हो पाएँ और ये कनेक्शन प्रॉपर तरीके से बन पाए। मदर के साइड पे आपको दिखेंगी मदर की ब्लड वेसल्स, ठीक है, मदर की ब्लड वेसल्स। ये मिलकर एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे बच्चा। जहाँ पर भी विल्लाई का नाम आए, याद रखना सरफेस एरिया बढ़ाने का ही काम है। तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे को ग्लूकोज और ऑक्सीजन ईजिली हम पास करके दे पाएँ, डायरेक्टली बच्चे को इसके थ्रू पास करके नरिशमेंट सप्लाई कर पाएँ। इसीलिए यहाँ पर सरफेस एरिया हमने इंक्रीज़ किया है। अब देखो, जब ये डेवलप हो रहा है, आप इसको फूड दे रहे हो, आप इसको ऑक्सीजन दे रहे हो, तो बच्चे का हर सेल फिर रेस्पिरेशन करने लगेगा। जब रेस्पिरेशन करेगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट कर रहा होगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। CO2 बच्चे के काम की नहीं है, पर उसको एक्सेल करते नहीं आती। तो वो क्या करेंगे हम कि जो CO2 है वहाँ पर, इस CO2 को भी मदर के ब्लड में डाल देंगे। तो बच्चा जो वेस्ट डेवलप करेगा वो भी प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर के पास चला जाएगा, और मदर की बॉडी से ही फिर वो CO2 भी निकलेगी। तो इस प्रोसेस के टाइम पे बच्चा जो भी वेस्ट जनरेट करे वो भी मदर की बॉडी तक ट्रांसपोर्ट की जाएगी, और प्लासेंटा की हेल्प से मदर के ब्लड में डाल दिया जाएगा उसको भी। तो इस तरीके से प्लासेंटा वो स्पेशल कनेक्शन है, वो स्पेशल टिश्यू है जिसके थ्रू मदर और चाइल्ड के बीच में मटीरियल एक्सचेंज होता है, ठीक है, मटीरियल एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर आप प्लासेंटा का डायग्राम देखो, बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी मदर की ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये बच्चा थोड़ा सा डेवलप हो चुका है इस टाइम पे, पर अभी भी आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं मदर की ब्लड वेसल्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे के साइड के विल्लाए, ठीक है। तो बच्चे के साइड के विल्लाए में अब आपको बच्चे की ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही होंगी, और मदर की ब्लड वेसल्स यहाँ से बच्चे की ब्लड वेसल्स से फिर कनेक्टेड रहेंगी। और अब देखो, बच्चे की बॉडी में दो बड़ी बड़ी वेसल्स हैं जो यहाँ से होती हुई जा रही हैं। इन बड़ी बड़ी वेसल्स का नाम है अम्बलाइकल वेसल्स, और ये कहाँ होती हैं? ये होती है इस अम्बलाइकल कॉर्ड में, अम्बलाइकल कॉर्ड में। तो प्लासेंटा से ना अम्बलाइकल कॉर्ड निकलती है, जिस कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जो ले जाकर बच्चे को मटीरियल सप्लाई कर रही हैं और यहाँ से निकाल के फिर लेके जा रही हैं। तो प्लासेंटा क्रॉस करके अम्बलाइकल कॉर्ड में, और अम्बलाइकल कॉर्ड से बच्चे में, फिर अम्बलाइकल कॉर्ड से फिर बच्चे से होता हुआ प्लासेंटा में, प्लासेंटा से मदर के पास। तो इस तरीके से कनेक्शन वर्कआउट करता है। और क्या क्या एक्सचेंज होगा? बच्चे को जो चाहिए वो बच्चा ले लेगा मम्मी के ब्लड से। तो बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए ऑक्सीजन, बच्चे को चाहिए ग्लूकोज, तो ये दोनों चीज़ें बच्चा वहाँ से ले सकता है। और बच्चे को जो नहीं चाहिए, जैसे वेस्ट मटेरियल और CO2, तो वेस्ट मटेरियल और CO2 यहाँ से वो मदर की बॉडी में भेज देगा। तो CO2 भी ले ले मॉम, वेस्ट भी ले लें। तो CO2 और वेस्ट बच्चे से मम्मी के पास, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मम्मी से बच्चे के पास आ जाएगा। तो प्लासेंटा, फिर अम्बलाइकल कॉर्ड। अब आपको पता है अम्बलाइकल कॉर्ड आपके पास अभी है या नहीं है? जब हम बच्चे थे तब तो हम मम्मी की बॉडी में थे, तब तो अम्बलाइकल कॉर्ड थी, हमारी मम्मी के थ्रू हम सब कुछ अम्बलाइकल कॉर्ड से ले रहे थे, उसके थ्रू दे रहे थे। और आपको पता है जब हमारा बर्थ होता है तो ये अम्बलाइकल कॉर्ड भी बाहर निकल जाती है, प्लासेंटा भी ब्रेक हो जाता है, सब कुछ बाहर आता है। और जब सब कुछ बाहर आएगा ना, तो ये अम्बलाइकल कॉर्ड भी आती है जिससे मम्मी से अटैच थे। बाद में डॉक्टर्स फिर इसको कट करके टाई कर देते हैं। और आज की डेट में आपके स्टमक में एक नाभि है ना, कैसा गड्ढा सा है, दैट इज़ योर अम्बलाइकल कॉर्ड। यहीं पर आपकी अम्बलाइकल कॉर्ड थी, एंड दिस इज़ योर कनेक्शन फ्रॉम योर मदर। आप अपनी मॉम से अपनी नाभि के थ्रू कनेक्टेड थे। तो आप रियलाइज़ करो कि आपका और आपकी मॉम का रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल है, और उन्होंने बचपन से, लाइक सिंस यू वर नॉट इवन बॉर्न, तब से लेकर आज तक कितना आपका ध्यान रखा है।
right from your needs then to your needs now. She has taken care of everything, and that's the reason why mothers deserve huge respect from our side. तो हम जो मम्मियों को हमेशा परेशान करते रहते हैं, हमें रियलाइज़ करना चाहिए भैया उनने हमारे लिए क्या नहीं किया है. वी ओ आर लाइफ टू आवर पेरेंट्स. ठीक है, तो ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. अब देखो, इसके बाद एक बार हमने ये चीज़ देखी कि हाँ अटैचमेंट हुआ, प्लासेंटा के थ्रू बच्चा चीज़ें ले रहा है, दे रहा है. इसी टाइम पे ना बच्चा वहाँ पर मदर की यूट्रस में बहुत लंबा समय बिताने वाला है. जो एंटायर ड्यूरेशन वो बच्चा वहाँ पे बिताने वाला है ना, दैट्स अ ड्यूरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 36 वीक्स और वी कैन से ऑफ 9 मंथ्स. तो 9 मंथ तक बच्चा मदर के यूट्रस में रहेगा, और जब वहाँ रहेगा तो उसका सेल काउंट बढ़ रहा होगा, उसके टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएट हो रहे होंगे और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा होगा. ये जो एंटायर पीरियड होता है 9 मंथ का या 36 वीक्स का, इसे आप कहते हो एज जेस्टेशन पीरियड. इसे आप कहते हो एज जेस्टेशन पीरियड. तो हम में ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड है लगभग 9 मंथ्स का. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है. हम में लगभग 9 मंथ्स का ये ड्यूरेशन है. और इसमें भी आप देखोगे कि इनिशियली ना जब समझ नहीं आ रहा होता कौन सी ऑर्गन डेवलप हुई, क्या हुआ, तब हम उन सेल्स के कलेक्शन को एम्ब्रियो बुला रहे होते हैं. और जैसे ही इसमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाती हैं, आपको हाथ पैर वगैरह दिखने लगते हैं, तो फिर अब हम इसे फीटस बुलाएंगे. ठीक है, अब हम इसे फीटस बुलाएंगे. तो कहानी शुरू होगी जाइगोट से. जाइगोट से बढ़ते 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 पहुँचेगी एम्ब्रियो तक, और एम्ब्रियो में जब आप प्रॉपर लिम्स वगैरह अप्रिशिएट कर पाओगे तब हम इसे फीटस बुलाने लगेंगे. और जब ये डिलीवर होके बाहर आएगा तो हम इसे बुलाएंगे चाइल्ड. तो हम इसे बुलाएंगे चाइल्ड. और इस तरीके से फिर एक न्यू चाइल्ड का बर्थ होगा. ठीक है, न्यू चाइल्ड का बर्थ होगा. अब ये जो बर्थ होता है ना, डिलीवरी होती है बच्चे की, इसमें कौन हेल्प कर रहा है? यूट्रस की मसल्स. यूट्रस की मसल्स और बहुत सारे हार्मोन्स का भी रोल है. तब क्या होगा, जब बच्चा डिलीवर होता है तो इसके लिए भी एक टर्म है साइंटिफिक, और इस साइंटिफिक टर्म का नाम है बच्चा पार्ट्यूरेशन. पार्ट्यूरेशन. ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पार्ट्यूरेशन. तो बच्चा जब डेवलप हो रहा है मदर की बॉडी में, लगभग 9 मंथ्स का टाइम लग रहा है. ये वाला समय, ये वाला टाइम पीरियड कहलाता है जेस्टेशन पीरियड. और जब वो बॉर्न होता है, वो होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ऑफ द मसल्स ऑफ द यूट्रस. इस चीज़ को हम कहते हैं डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड या पार्ट्यूरेशन. तो पार्ट्यूरेशन के कारण बच्चा यूट्रस से होता हुआ वेजाइना और सर्विक्स से बाहर आ जाता है, एंड हम कहते हैं द चाइल्ड हैज़ बिन बॉर्न. द चाइल्ड हैज़ बिन बॉर्न. ठीक है, तो इस तरीके से फिर चाइल्ड बर्थ होगा. इस तरीके से फिर चाइल्ड बर्थ होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर कि जेस्टेशन क्या होता है और पार्ट्यूरेशन क्या होता है. ठीक है, सो ऑन दैट नोट हमने बुक में जो जो मेजर चीज़ें लिखी थी वो सारी की सारी स्टडी कर लिया. बुक की एवरी लाइन वी हैव अंडरस्टूड. अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ये तो हमें समझ आ गया कि कैसे एग बन रहा है, ओवरी बना रही है, कैसे हर एग एक वंस अ मंथ मैच्योर हो रहा है, 2 में से किसी एक ओवरी से वेट कर रहा है, वहाँ स्पर्म मिल जाएगा तो क्या क्या होगा. ठीक है, ये सब हमने देख लिया कि स्पर्म मिलेगा, जाइगोट बनेगा, बॉल ऑफ सेल्स बनेगा, ट्रैवल करते करते यूट्रस में आएगा, अटैच हो जाएगा, इम्प्लांट कहेंगे हम उसे. फिर वहाँ पर प्लासेंटा के कनेक्शन के थ्रू मम्मी से चीज़ें लेगा देगा, वहाँ बड़ा होने लगेगा, डेवलप होगा. तो यूट्रस हमारा कितना इलास्टिक होगा ना कि इतना बड़ा हो जाता है, अभी तो दिख भी नहीं रहा कहाँ है, फिर इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा बेबी रख लेता है वो. सोचो कितनी कैपेसिटी है हमारी बॉडी के अंदर. फिर उसके बाद जब वो इस तरह से डेवलप हो जाएगा, प्रॉपर पूरा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो 9 मंथ्स के बाद एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, थ्रू आउट कर दिया जाएगा वेजाइनल ओपनिंग से. तो इस चीज़ को हम कहेंगे डिलीवरी या पार्ट्यूरेशन. अब हमारी बॉडी में ये जो ओपनिंग है वेजाइना नाम की, ये है कहाँ एग्जैक्टली? ये प्रेजेंट है हमारे पेल्विक रीजन में. ठीक है, जो हमारा ये पेल्विक रीजन है, हिप वाला रीजन, इसमें जो आगे का साइड है, आगे के साइड ये वाली ओपनिंग प्रेजेंट है. अब यही वाला पूरा एरिया कहलाता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन. एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन में फीमेल्स में आपको 3 ओपनिंग मिलेंगी. ठीक है, आपको फीमेल्स में लोअर पेल्विक रीजन में 3 ओपनिंग्स मिलेंगी. मेल में आपको क्या मिलती थी? एक ओपनिंग मिलती थी पीनस में जिसका नाम था यूरेथ्रा, और एक और ओपनिंग मिलती है पीछे पोस्टीरियर ओपनिंग जिसका नाम है एनिस. बट फीमेल्स में यू विल बी हैविंग 3 ओपनिंग्स. और 3 क्यों है बच्चों? 3 इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास यूरिन पास करने की, यूरिन पास करने के लिए एक अलग ओपनिंग है, बच्चे की डिलीवरी के लिए एक अलग ओपनिंग है, और जो हमारा वेस्ट है यानी डाइजेशन का वेस्ट है, स्टूल्स जो हम पास करते हैं, उसको पास करने के लिए एक अलग ओपनिंग है ही ऑलरेडी.
तो हमारे पास 3 ओपनिंग्स हैं बेसिकली। सबसे पीछे जो हमारे पास ओपनिंग है, पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग, इसे हम बुलाते हैं एनस, ठीक है, जहाँ से हम स्टूल्स पास करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ओपनिंग है जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं। ये वाली ओपनिंग है हमारी यूरेथ्रल मीएटस, यानी यूरेथ्रा वाली ओपनिंग। तो ये है हमारी यूरेथ्रल मीएटस वाली ओपनिंग। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में, ये वाली ओपनिंग है वेजाइना। दिस ओपनिंग इज द वेजाइना। यहीं से द पीनस गेट्स इंसर्टेड एंड यहीं से द चाइल्ड कम्स आउट. So this is the external opening in the female body which is responsible for delivering the child. Fine. This is the opening which is responsible for delivery of the child. आप देखोगे कि वेजाइना को ना बहुत ऐसे कवर करके रखा गया है, तो उसके आजू बाजू ऐसे फैटी टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं. तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैटी टिश्यूज होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं. यहाँ पर ऊपर आप देखोगे कि कुछ प्यूबिक हेयर हैं, मतलब जेनाइटल रीजन में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे हेयर होते हैं. तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया. इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आपको ये चीज़ सिर्फ इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अपनी चीज़ों से रिलेट कर पाओ. अब यहाँ पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए, वो ये है कि बहुत टाइम तक हम इस चीज़ को मानते थे कि वेजाइना के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है. वेजाइना के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं हाइमिन, और ऐसा माना जाता था कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये हाइमिन ब्रेक होती है और थोड़ा सा ब्लड रिलीज होता है, और इस चीज़ को हम मानते थे एज द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी मतलब हम ऐसा मानते थे कि अगर ये हाइमिन है और ये ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब है कि हाँ, इंसान ने पहली बार अपनी लाइफ में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है और अभी तक वो सेक्सुअली इनएक्टिव थे. तो हम इसे कहते थे कि इंसान अभी तक वर्जिनिटी का साइन माना जाता था इसे. बट अब जाके लोगों के अंदर इस बात में अवेयरनेस आ गई है कि नहीं, हाइमेन तो एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है, बहुत पतली सी, इतनी पतली मेम्ब्रेन है जो हमारी लाइफ के किसी भी एक्टिविटी के टाइम, बचपन से लेकर बड़े होने के बीच में कभी भी ब्रेक हो जाती है. स्विमिंग करते टाइम ब्रेक हो सकती है, हॉर्स राइडिंग तक करते टाइम ब्रेक हो सकती है, साइकिलिंग के टाइम पे ब्रेक हो सकती है. इनफैक्ट टैम्पून्स इंसर्ट करते टाइम, मेंस्ट्रुअल कप वगैरह इंसर्ट करते टाइम कभी भी ये लाइनिंग ब्रेक हो सकती है. सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. अगर हाइमेन नहीं है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ब्लड नहीं आ रहा, इट डज नॉट मीन कि उस इंसान का पास्ट कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो. ये ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है. तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर अलग अलग मिथ्स रहते हैं. बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कई बार तो ऐसा होता है कि हाइमेन कभी ब्रेक भी नहीं होता. लोगों का बच्चा तक डिलीवर हो जाता है, स्टिल उनका हाइमेन परसिस्ट कर जाता है. तो जब पूरा बेबी ही उस रीजन से बाहर आ गया, उसके बाद भी अगर हाइमेन परसिस्टेंट है, तो ये कहीं से भी कहीं तक एक वर्जिनिटी का साइन या इंडिकेटर नहीं होता. ठीक है, तो ये एक जनरल नोशन है जो लोग फॉलो करते हैं, बट हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट ट्रू. फाइन. तो इसके साथ ही हमने पूरा का पूरा बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज समझ लिया है. अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या समझेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि हर बार तो मैम ये ज़रूरी नहीं है ना कि इंसान सेक्सुअली एक्टिव हो. सेक्सुअली एक्टिव तो लोग जनरली पोस्ट मैरिज होते हैं. तो अभी जब लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तब इनकी बॉडी में जो एग बन रहा है वो कहाँ जा रहा है? क्या उसको स्टोर करके रख रहे हैं? उसका क्या हो रहा है अभी? तो हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, और ये समझेंगे कि फीमेल्स में वो जो पीरियड्स आते हैं, यानी जो मेंसेस आते हैं, वो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, और उनका आना सही है, गलत है, कितने दिन के लिए आना चाहिए, एंड व्हाट नॉट. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स in the next class. So our next class will be dedicated to menstrual cycle, and we will be understanding about reproductive health. Till then, have a very nice day. If you find it useful, please do like, share and subscribe. Thank you so much.